समाचार में सबसे पहले बात साल के आखिरी चंद्र ग्रहण की कर लेते हैं जो इस वक्त चल रहा है। हालांकि भारत में ये चंद्र ग्रहण नजर नहीं आ रहा, लेकिन दुनिया के तमाम हिस्सों में चंद्रमा पर ग्रहण की गहरी छाया दिखाई दे रही है। ज्योतिषी की दुनिया में चंद्र ग्रहण का बड़ा महत्व माना जाता है। ज्योतिष चंद्रमा को मन का कारक मानते हैं और माना ही जाता है कि किसी की कुंडली का चंद्रमा उसकी मन और भावना को नियंत्रित करता है। लिहाजा ज्योतिष की नजर इस चंद्र ग्रहण पर है। जहां तक विज्ञान की बात करें तो साइंस की नजर में चंद्र ग्रहण महज एक खगोलीय घटना है। और देखिए, जब ये चंद्र ग्रहण होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच धरती आ जाती है और धरती छाया चंद्रमा पर पड़ती है। फिलहाल तो दो तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ ज्योतिषीय नजरिए से चंद्र ग्रहण को देखा और समझा जा सकता है, दूसरी ओर चंद्र ग्रहण को विज्ञान भी अपनी नजर से देख रहा है। लोगों के मन में सवाल यह है कि अगर भारत में चंद्र ग्रहण नहीं दिख रहा तो क्या सूतक काल मान्य यहाँ होगा या नहीं होगा? राशियों पर भी क्या प्रभाव डालेगा? कहने को चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिषीय लिहाज से चंद्र ग्रहण के मायने बड़े गहरे हैं। ज्योतिष चंद्रमा को मन का कारक मानता है। इस लिहाज से चंद्रमा पर पड़ी छाया मनुष्य के मन से लेकर उसके आज और कल पर असर डालती है। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण की घटना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ज्योतिष गणना के अनुसार साल का दूसरे चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण है, जिसकी शुरुआत मीन राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुई है। सुबह 6:12 से शुरू हुआ ग्रहण सुबह 10:17 तक रहेगा, यानी चंद्र ग्रहण की अवधि 5 घंटे 4 मिनट की है। हालांकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भले ही शुरू हो चुका है, लेकिन इसे भारत में देख पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के देशों में दृश्यमान होगा। इसके अलावा ये हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिका की कुछ जगहों पर भी देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण धार्मिक और आध्यात्मिक तौर से जितना प्रभावशाली है, उतना ही वैज्ञानिक तौर से भी अहम है। इसलिए इस अनोखी खगोलीय घटना पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की भी नजर रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन पृथ्वी के सबसे करीब भी है। ऐसे में मनुष्य पर चंद्रमा का प्रभाव अत्यधिक होता है। ऐसे में जब भी ग्रहण लगता है तो इसका भौतिक, आध्यात्मिक और व्यक्तिगत जीव जगत पर प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, कैसे उस प्रभाव को बेहतर किया जा सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, यानी ये हमारी भावनाओं, सहज प्रवृत्तियों और अंदर की गहराई को दर्शाता है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन पृथ्वी के सबसे करीब है। ऐसे में मनुष्य पर चंद्रमा का प्रभाव अत्यधिक होता है। ऐसे में जब भी ग्रहण लगता है तो उसका भौतिक, आध्यात्मिक और व्यक्तिगत जीव जगत पर प्रभाव पड़ता ही है। वो प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है या नकारात्मक, या फिर मिला जुला। राशियों के हिसाब से ग्रहण का अलग अलग प्रभाव होता है। मौजूदा ग्रहण मीन राशि में लगा है, लेकिन इसका प्रभाव 4 राशियों पर पड़ रहा है। मेष, सिंह, मकर और मीन राशि के जातकों को इस चंद्र ग्रहण से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा जिस राशि में होते हैं और जिस राशि और नक्षत्र पर दृष्टि डालते हैं, उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ग्रहण के दौरान अन्न जल का त्याग कर अपने इष्ट देव का ध्यान और ओम नमः शिवाय का जप करें। चंद्र ग्रहण के बाद शुद्ध जल से स्नान करके गरीबों का दान देना चाहिए। चंद्र ग्रहण के बाद पूरे घर को शुद्ध करना भी जरूरी है। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। ग्रहण के समय गाय को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान देने से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे कुछ उपायों की मदद से ग्रहण के विपरीत या नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है।
मतलब ये कि जिन राशि के जातकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, उन्हें चिंता करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके लिए धार्मिक रूप से जरूरी उपाय मौजूद हैं, जिनके पालन से नकारात्मक प्रभाव कम या खत्म किए जा सकते हैं। लेकिन जिन राशि के जातकों के लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ प्रभाव लेकर आया है, उनके जीवन के लिए ये शुभ संयोग से कम साबित नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है चंद्रमा का ज्योतिष विज्ञान। चंद्रमा का हमारे शरीर और मन पर सीधा असर होता है। चंद्र राशि देखकर ही पता चलता है कि किसी जातक की क्या राशि है, क्योंकि जन्मकाल में चंद्रमा जिस राशि में होता है वही जातक की राशि होती है। इतना ही नहीं, कुंडली देखने में चंद्रमा की स्थिति बहुत अहम मानी जाती है। मतलब चंद्रमा हमारे मन और भावना को सीधे तौर पर नियंत्रित करता है, क्योंकि जिस कुंडली में चंद्रमा अच्छा हो तो कुंडली बलवान मानी जाती है, मन को मजबूत करने वाला माना जाता है चंद्रमा को। वही चंद्रमा की निम्न स्थिति परेशान करने वाली भी होती है। तो चंद्रमा की निम्न स्थिति से मानसिक परेशानी भी हो सकती है। तो चलिए, दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंडित संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और दोनों से समझने की कोशिश करेंगे कि इस ग्रहण का आम जनजीवन पर, देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले राज मिश्रा जी, आपके पास में आना चाहूंगी और ये समझेंगे, क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण इसे माना जा रहा है जो इस वक्त लग रहा है, तो क्या सूतक काल मान्य होगा? क्या हमें इसके लिए कुछ विशेष प्रक्रिया करने की जरूरत है, जो कि आमतौर पर हम देखते हैं कि ग्रहण के दौरान करनी होती है? सूतक काल मान्य होगा या नहीं, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, भारत में ये सिर्फ उपछाया रूप में दिखाई देगा, बट अगर हम बाकी विश्व की बात करते हैं, हम बात यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लेते हैं, या हम यूएसए की बात कर लेते हैं, या अफ्रीकन कंट्रीज की बात कर लेते हैं, तो वहां पूर्ण रूपेण ग्रहण है। भारत में उपछाया ग्रहण है, इसलिए भारत के अंदर इसके सूतक इत्यादि का विचार नहीं किया जाएगा। भारत में जो धार्मिक कृत्य हैं वो प्रॉपर उसी प्रकार से चलते रहेंगे जैसे चलने चाहिए। भारत के अंदर जो भी, जैसे प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं, उनको विशेष रूप से कहा जाता है कि आपको विशेष सावधानी रखना है। तो भारत के अंदर ग्रहण पर किसी प्रकार का जो धार्मिक इंपैक्ट है वो नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जनरल इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन विश्व के अंदर, जो कि आपका चैनल पूरे विश्व के अंदर देखा जाता है, तो जो लोग बाहर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वहां पर हर एक चीज का पालन करने की आवश्यकता है। सूतक काल के पालन की आवश्यकता है। ग्रहण में जो जो सावधानियां रखनी, जैसे प्रेग्नेंट महिला को तेज आवाज में टीवी नहीं देखना चाहिए, कुछ तोड़ना नहीं चाहिए, कुछ काटना नहीं चाहिए, जोर से बोलना इत्यादि नहीं चाहिए, उस टाइम पर खाना इत्यादि नहीं खाना चाहिए। तो उन सभी विषयों का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन यदि मैं भारत के अंदर बात करूंगा, भारत में भी हर जगह ये उपछाया रूप में नहीं काम करेगा। भारत में जनरली पंजाब के कुछ क्षेत्र हैं, हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं, जहां पर ही उपछाया ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। दिल्ली इत्यादि के अंदर तो उपछाया का भी कोई प्रभाव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत में इसकी वो नहीं है, विदेश के अंदर जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी, तो संजय जी आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, क्योंकि आज से पितृपक्ष भी शुरू हो रहे हैं। साल जो है पहला श्राद्ध है आज, और इस दिन जो है, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसा समय, क्योंकि सुबह 6 बजे से लग रहा है 10 बजे तक ये रहेगा, जो पीक टाइम होता है वो क्या समय है? जी देखो, जो भी चंद्र ग्रहण होता है वो 9 घंटे पहले उसका सूतक प्रारंभ हो जाता है। तो प्रारंभ होने के पहले से ही, जैसे भारत में हम मान नहीं रहे, पर क्या है कि ब्रह्मांड पूरा एक ही ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड में कोई भी राशि अगर विचरण करेगी तो उसका प्रभाव मानव जीव पर अवश्य होगा। चाहे भारत की बात करें, भारत पे हम कहेंगे कि नहीं होगा, पर भारतीयों पर अवश्य होगा, क्योंकि ग्रहण जो होता है, अगर पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी ग्रहण गिर रहा है तो उसका उन राशियों के ऊपर अच्छा और बुरा प्रभाव अवश्य होता है। आप देखें, पूर्णमासी के दिन जो है हमेशा जो है चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि पूर्ण चंद्रमा जो है वो दिखाई देता है, तभी हमें प्रदर्शित हो जाता है कि ग्रहण है। और आज राहु और चंद्रमा एक ही घर के अंदर विराजमान होकर के बैठे हुए हैं, तो उसमें नक्षत्र जो है गुरु के नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, उसी नक्षत्र में ग्रहण गह रहा है। और राशि भी जो है मीन है, बृहस्पति की ही राशि है, उसमें गह रहा है। तो कहते हैं कि ये जो ग्रहण होता है, इनका सभी राशियों के ऊपर, कोई भी राशि है उसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव अवश्य पड़ता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड में राशियां, नाम, सब कुछ जो है ब्रह्मांड के हिसाब से चलता है। अगर भारतवर्ष की बात करें
तो ग्रहण का प्रभाव कम होगा, पर राशि और मानव जीव, पशु पक्षु, जीव जंतु, प्रकृति, नेचर, सबके ऊपर प्रभाव होता है। आप देखें समुद्र जो है वो ऊपर आएगा ही आएगा, क्योंकि चंद्रमा जो है पूरे ब्रह्मांड में जो है पृथ्वी के समीप आ जाता है इस वक्त। तो इसलिए ग्रहण का प्रभाव निश्चित रूप से होना संभव है। जो ग्रहण 6:12 से 10:47 तक रहेगा, तो इसके बीच का जो समय रहेगा 8:14 के आसपास जो है ग्रहण का ज्यादा प्रभाव मान्य होगा। और भारतवर्ष में हम कहते हैं कि अटलांटिक से लेकर के और कनाडा तक का जो क्षेत्रफल है, इसके अंदर जो है ये ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा मान्य होगा। और राशियों की अगर हम बात करें तो मीन राशि में ग्रहण गह रहा है, और जिस कारण से जो है बिल्कुल इसका विस्तार से इस पर मैं आपसे बात करूंगी कि किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि यूनिवर्स यही है, ब्रह्मांड यही है, तो असर तो होगा। ठीक है, राज मिश्रा जी, आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्योंकि पितृपक्ष भी शुरू हो रहे हैं, जैसे गीतिका ने भी कहा। पितृपक्ष में विशेष तरीके की पूजा पाठ, पिंडदान की प्रक्रिया, साथ ही साथ जो अपने पितृदेव हैं उनको किनका निकाला जाता है, किनका ही आमतौर पर कई जगहों पर कहा जाता है। तो ऐसे में इस ग्रहण के बाद क्या कुछ नियम हैं जिनका पालन हमें करना होगा? देखिए, भारत के अंदर, क्योंकि मैंने, हाँ ठीक है, संजय जी भी बात कर रहे थे कि ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं, इस विश्व में कोई घटना घटित होती है तो हम सभी प्रभावित होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाइक कोविड आया, किसी और कंट्री के अंदर आता है, लेकिन हम सभी लोग उससे प्रभावित हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि 2 ग्रहण घटने जा रहा है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अभी भी और 2 अक्टूबर को भी सूर्य ग्रहण है, तो विद इन 15 डेज अगर 2 ग्रहण एक साथ घटने जा रहा है तो विश्व के लिए निश्चित रूप से प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन क्योंकि भारत के अंदर इसका इंपैक्ट नहीं है, भारत के अंदर इसका प्रभाव नहीं है, इस कारण से जो हम श्राद्ध इत्यादि कर रहे हैं उस पर किसी प्रकार का भी इंपैक्ट भारत के अंदर नहीं पड़ेगा। वैसे भी जो श्राद्ध करने का नियम है शास्त्र के अंतर्गत, चाहे मत्स्य पुराण की बात की जाए या विष्णु पुराण की बात की जाए, श्राद्ध के लिए कूतब बेला का विशेष महत्व बताया गया है कि कूतब बेला के अंतर्गत श्राद्ध करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। और कूतब बेला का जो समय है 11:43 से लेकर के 12:26 का समय होता है। इस समय पर श्राद्ध विशेष रूप से करने का प्रावधान है। तो एक तो उस टाइम पर ग्रहण होगा नहीं, और दूसरा भारत के अंदर इस ग्रहण का इंपैक्ट नहीं है, स्पिरिचुअल कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, धार्मिक कोई महत्व नहीं है। इस कारण से यहां पर पितृ पूजन वगैरह, श्राद्ध कर्म वगैरह जो हम तर्पण करते हैं, देव तर्पण करते हैं, ऋषि तर्पण करते हैं, यम तर्पण करते हैं, पितरों का पूजन करते हैं, ब्राह्मण को भोजन इत्यादि प्रदान करते हैं, वो सभी प्रक्रिया अपने नॉर्मल उसके अंतर्गत चलती रहेगी। उसमें किसी प्रकार के कोई परिवर्तन की आवश्यकता है नहीं, उसको साधारण परिस्थिति के अंतर्गत किया जा सकता है। हाँ, जहां पर ये ग्रहण घटित हो रहा है, जिन कंट्रियों के अंतर्गत घटित हो रहा है, वहां पर विशेष ध्यान रखना होगा। ग्रहण खत्म होने के बाद आपको अपने घर को अच्छी तरीके से साफ करना होगा, अपने मंदिर इत्यादि को अच्छी तरीके से साफ करना होगा, गंगा जल से अपने आप को शुद्ध इत्यादि करना होगा, और फिर जाकर के भोजन इत्यादि बना करके जो भी आप भोजन कराते हैं या पितृ इत्यादि को जल इत्यादि अर्पण करते हैं, वो सब चीजें कर सकते हैं। अब कई बार ये प्रश्न मन के अंतर्गत उठता है कि ऐसा क्या आखिर हो जाता है भाई कि चंद्रमा उतनी दूर है, और खासकर हमारे साइंटिस्ट मित्र तो जरूर इस प्रश्न को कई बार पूछ लेते हैं कि भाई चंद्रमा उतनी दूर है, ऐसा क्या हो जाएगा जिस कारण से हम घर को साफ करें, ऐसा क्या हो जाता है जिसके अंदर हम अपने शरीर को शुद्ध करें, ऐसा क्या? भाई ग्रहण तो चंद्रमा पर लगा है, हमारा उससे क्या लेना देना है? तो ये बड़ा सिंपल सी बात है कि सूर्य और चंद्रमा 2 ही ग्रहों की ऐसी एनर्जी है, 2 ही ग्रहों की ऐसी ऊर्जा है जो धरती पर जो कीटाणु उत्पन्न होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, उनको नष्ट करने में कारगर। तो जब ग्रहण लगता है तो जो ऊर्जा मुझे सूर्य की चाहिए या चंद्रमा की चाहिए, जो मेरे शरीर को, मेरे यहां उत्पन्न हो रहे कीटाणुओं को नष्ट करने में कारगर हो, वो ऊर्जा हमें उस टाइम पर नहीं प्राप्त हो पाती है, जिस कारण से हानिकारक कीटाणु उत्पन्न हो और वो हमारे शरीर इत्यादि को नुकसान पहुंचाए। इस प्रकार की परिस्थिति रहती है। इस पर बाकायदा बहुत सारी जगह रिसर्च भी किया गया है। गंगा जल अपने आप में शुद्ध होता है, तुलसी के अंतर्गत एंटीबायोटिक पाई जाती है, कुशा के अंतर्गत एंटीबायोटिक इत्यादि पाया जाता है। इसीलिए कहा गया कि ग्रहण के बाद पूरे घर को साफ किया जाए, शुद्ध किया जाए, भगवान इत्यादि को नहलाया जाए,
अपने वस्त्र इत्यादि समेत अपने आप को स्वयं नहाया जाए और फिर कोई जो आगे की प्रक्रिया है उसको की जाए। तो जहां पर यह ग्रहण घटित हो रहा है वहां पर इन नियमों को बिल्कुल पालन करना चाहिए, किसी प्रकार से कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अगर शास्त्र में कुछ कहा गया है, एक बात बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, तो बड़ा रिसर्च के बाद कहा गया है। मैं हमेशा एक बात कार्यक्रम में कहता हूं, आज हम ये रिसर्च कर पाए हैं कि साहब चंद्रमा पे जो 15 दिन होता है वो हमारा 15 दिन चंद्रमा का एक दिन होता है, हमारा एक महीने का जो 15 दिन और 15 रात्रि है वो चंद्रमा का एक दिन एक रात्रि होता है। आप सोचिए, हमारे जो ऋषि साइंटिस्ट थे, कब से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चर्चा हमारे यहां चल रही है। इट मींस कि जो हमारे पूर्वजों ने रिसर्च किया, जो हमारे ऋषियों ने रिसर्च किया, वो हमारे रिसर्च से बेहतर थी। तो अगर कोई चीज साइंस के आधार पर अभी हम नहीं नाप रहे हैं, इट मींस कि अभी तक हम वहां नहीं पहुंच पाए हैं जहां हमारे ऋषि ऑलरेडी पहुंच चुके। तो पितृ इत्यादि का जो कार्य है भारत के अंदर बहुत ज्यादा उस पर वो करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आचार्य जी, और बहुत अच्छी बात आपने बताई। भले ही भारत में ये ग्रहण नहीं लग रहा है, लेकिन जो भारतीय हमारे विदेशों में रहते हैं उनके लिए ये जो आपने बताया कि गंगा जल से हमें पूरे घर को साफ कर लेना चाहिए, खुद की शुद्धि कर लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ज्योतिष के अनुसार ये जो ग्रहण है ये मीन राशि पर और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा, तो क्या है ये नक्षत्र, जरा इसके बारे में बताइए। जी देखो, जल तत्व की राशि है मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि। ये राशियां जो जल तत्व की राशि होती है, इन राशियों के ऊपर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, और जो भी कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ये जल तत्व की राशि होने के कारण इनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव जल्दी इसलिए होता है क्योंकि ये राशियां जो है सबसे इमोशनल, सेंटिमेंटल होती हैं। और जब भी चंद्रमा के ऊपर कोई ग्रहण आता है, कोई छाया आ जाती है, तो उसका प्रभाव पृथ्वी के ऊपर आना बंद हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर एक छाया आ जाती है, जिससे जो भी मानव जीव होता है, चाहे पशु है, पक्षी है, जीव है, जंतु है, जैसा मैंने बताया, उनके ऊपर राशियों का प्रभाव जिस जिस राशि के ऊपर बहेगा, जिस नक्षत्र में बहेगा, तो उस नक्षत्र के ऊपर प्रभाव आएगा। मन की स्थिति जो है एकदम से जो है व्यक्ति का मन जो है विचलित हो जाता है। दूसरा, इस नक्षत्र में होने के कारण से जो गुरु का नक्षत्र है, बृहस्पति का नक्षत्र है, तो आपका जो ध्यान है, कि वो ध्यान जो है, आप पूरे तरीके से कोई भी ध्यान, मेडिटेशन, साधना करते हैं तो ध्यान भंग हो जाते हैं। कहते हैं इस ग्रहण के अंदर आपको स्नान, ध्यान जरूर करना चाहिए, और भोजन ना करें, भजन करें, क्योंकि भोजन करने से तो आपका जो शरीर है वो स्वस्थ होता है, परंतु ग्रहण के वक्त जो भी भोजन करेंगे उसमें क्या है कि पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि चंद्रमा का पूरा प्रभाव जो है पृथ्वी के ऊपर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं जो है उपछाया के रूप में प्रभाव आ रहा है। तो इसलिए जो है जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो उसमें मना किया जाता है कि भोजन ना करें, भगवान को भी ढक करके रखें, और स्नान का जो महत्व है, क्योंकि स्नान जब तक नहीं करेंगे तो आपकी देह की शुद्धि नहीं होगी। और तभी कहा जाता है कि जो गर्भवती स्त्रियां होती है उनको कोई भी चीज कांटेदार चीज से कट नहीं करना चाहिए, सुई का कोई काम नहीं करना चाहिए, चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो शास्त्रों में, जितने भी हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो भी दंत कथाएं मानी गई हैं शास्त्रों के अंदर, उनका कहीं ना कहीं हर शब्द का जो है महत्व होता है। तो ये जो भी ग्रहण पड़ता है, उस ग्रहण का प्रभाव हर व्यक्ति विशेष के ऊपर मान्य होता है। हम भारत की बात करें, आप देखें अभी ग्रहण आज पड़ रहा है, परंतु ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं जो है छोटी मोटी अशांति जो है ग्रहण के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में होना शुरू हो जाती है। कहीं किसी किसी राशि के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा प्रभाव भी आ जाता है। तो ग्रहण से घबराने की जरूरत नहीं है, ग्रहण को एक पॉजिटिव अप्रोच रख के चले। और ग्रहण जो चंद्रमा का ग्रहण हो तो उस वक्त जो है चंद्रमा आप देखें भगवान शिव के मस्तिष्क पे है, तो चंद्रमा के लिए जो है चंद्रमा मन से जाकर सूर्य हो जाएगा, तो चंद्रमा को जो मन का कारक माना गया है, इसलिए ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान शिव की उपासना करें। जितना भगवान शिव की उपासना करेंगे तो चंद्रमा का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। और गंगा जी भगवान शिव के मस्तिष्क पे से निकली हैं, तो गंगा जल से स्नान करें, शुद्ध जल से स्नान करें। जिनके पास गंगा जल नहीं है, हर हर गंगे बोल करके स्नान कर ले और भगवान का ध्यान करते जाए। क्योंकि ग्रहण के वक्त जो व्यक्ति ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, साधना करता है, या कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हो आप, क्योंकि ग्रहण के वक्त जो है सबसे ज्यादा सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अगर आप मंत्र का जाप करते हैं मन से, तो उस मंत्र की सिद्धि से आप दूसरों का भला कर सकते हैं। जैसे रोगान शेषान की जो मंत्र है, इसको आप सिद्ध कर सकते हैं, या कोई चौपाई सिद्ध कर सकते हैं,
या कोई भी विशेष मंत्र सिद्ध करके उसका प्रयोग आप ग्रहण के वक्त कर सकते हैं। और जिस इतना बड़ा ग्रहण है कि 5 घंटे के आसपास है, वैसे 4 घंटे 12 मिनट का है, कहीं 5 घंटे 12 मिनट बता रहे हैं, परंतु जो ग्रहण का प्रभाव है इसमें आप जितना मेडिटेशन, ध्यान, योग, साधना करेंगे उसका विशेष फायदा भी मिलेगा और आप किसी मानव जीव, किसी भी मनुष्य के कल्याण के लिए जो अच्छा कार्य कर पाएंगे। और सभी राशियों की अगर हम बात करें तो इस ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा जो मीन राशि और मेष राशि के ऊपर ज्यादा है। हमने पहले भी बताया ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, अभी चंद्र ग्रहण चल रहा है, मगर दिन होने की वजह से ये भारत में दर्शनीय नहीं है। विज्ञान की नजर में चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, मगर ज्योतिष में ग्रहण का अलग महत्व है। ज्योतिषी चंद्रमा को मन का कारक मानते हैं, इसी तरह सूर्य को शरीर का कारक माना जाता है, यानी किसी की कुंडली का चंद्रमा उसकी मन और भावना को नियंत्रित करता है। लिहाजा ज्योतिषियों की नजर में चंद्र ग्रहण पर, जहां तक विज्ञान की बात है, साइंस की नजर में चंद्र ग्रहण महज एक खगोलीय घटना है और ये तब होता है जब सूरज और चंद्रमा के बीच धरती आ जाती है और धरती छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पंडित संजय शर्मा जी और ज्योतिषाचार्य राज मिश्रा जी। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत। लगातार चंद्र ग्रहण को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, किन सावधानियों को हमें बरतना है, किन नियमों का पालन हमें करना है। तो राज मिश्रा जी, एक बार फिर से आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब पितृपक्ष है और भारत में इसका असर भी नहीं है, तो उसके बावजूद क्या राशियों पर इसका असर पड़ेगा? क्या, क्योंकि चंद्रमा को हम मन का कारक कह रहे हैं, क्या मनोस्थिति पर इसका असर पड़ेगा? वो निश्चित रूप से पड़ेगा। अगर मनोस्थिति की बात करते हैं, अगर हम राशियों के इंपैक्ट पर बात करते हैं कि राशियां ब्रह्मांड में अपनी अपनी जगह पर स्थिर हैं, और जब ब्रह्मांड के अंदर कोई भी खगोलीय घटना होती, अभी हम साइंस की चर्चा कर रहे थे, मैं आपको बता दूं, सबसे पहला ग्रहण पर अगर किसी का रिसर्च रहा है तो ऋषि अत्रि का रहा है। अत्रि मुनि ने सबसे पहले ग्रहण पर रिसर्च किया और बाकायदा ऋग्वेद के अंदर इसका वर्णन आता है। और वहां पर भी ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक, सिर्फ मैंने एक बात कहा कि जो धार्मिक क्रिया है उसके अंदर किसी प्रकार का कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर राशि वाइज बात करेंगे तो डेफिनेटली राशि वाइज तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि राशियां ब्रह्मांड के अंदर मौजूद हैं और हम सभी लोग ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज से प्रभावित होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में राशियों के अनुसार निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा, जिसमें स्पेशली मैं कहूंगा कि मीन राशि के अंतर्गत आप भी दिखा रहे हैं और वास्तविकता में मीन राशि के अंतर्गत घटित हो रहा है ये ग्रहण। और मेष राशि के द्वादश अंश की राशि है मीन राशि, तो मीन राशि के लिए ग्रहण नुकसानदायक होगा और वो आर्थिक रूप से नुकसानदायक होगा। फाइनेंशियल जो नुकसान है वो मीन राशि के लिए दिख रहा है, साथ में नींद इत्यादि आने में दिक्कत हो, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। इसी प्रकार अगर हम वृष राशि को लेकर के बात करें तो उनके लिए बड़ा फायदेमंद होगा, आर्थिक लाभ निश्चित रूप से होगा। वृष राशि के लिए एकादश भाव में ग्रहण घटित हो रहा है और वहां आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि के लिए प्रोफेशनल अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज 10th हाउस के अंतर्गत ग्रहण घटित होने जा रहा है, तो प्रोफेशनली यानी नौकरी या बिजनेस के अंतर्गत एक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं कर्क राशि को लेकर के, तो धार्मिकता की कमी मन के अंदर आएगी, ज्ञान की सोचने समझने की शक्ति कम होगी। सिंह राशि के लिए दुर्घटना इत्यादि का योग है, आपने भी सिंह को लेकर के दिखाया था और सिंह के लिए यह ग्रहण नुकसानदायक है। कन्या राशि के लिए पार्टनर के लिए नुकसानदायक है, पार्टनर को नुकसान होगा, पार्टनर से संबंध इत्यादि खराब होंगे। तुला राशि के लिए शत्रुओं पर विजय निश्चित रूप से प्राप्त होगा, यदि कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा है तो उसमें आपको फायदा होगा, लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वृश्चिक राशि के लिए जब हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के लिए संतान को कष्ट देने वाला और एजुकेशन में प्रॉब्लम देने वाला एक ग्रहण होगा। धनु राशि के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है, दुर्घटना इत्यादि का योग है। मकर राशि के लिए ग्रहण बहुत फायदेमंद होगा, अगर कोई डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तो डिप्रेशन एंजाइटी पुरानी सोच से बाहर निकल करके आएंगे, काफी सारी यात्राएं होने का योग है और पराक्रम लेवल बढ़ेगा। अगर हम कुंभ राशि को लेकर के बात करते हैं तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत कुंभ राशि में घर के अंदर कलह होने का और आर्थिक नुकसान का योग है। मीन राशि के लिए दुर्घटना का योग है, बिकॉज मीन राशि में ग्रहण घटित हो रहा है तो मीन राशि के लिए दुर्घटना का योग है।
तो निश्चित रूप से राशियों पर विश्व के अंदर कहीं भी कोई भी घटना घटित होती है तो राशियों पर उसका इंपैक्ट जरूर पड़ता है। सिर्फ मैंने कहा कि स्पिरिचुअल इंपैक्ट नहीं है, बट राशि वाइज इंपैक्ट तो होगा ही, सावधान जी रहना। बिल्कुल आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि इसका इम्पैक्ट जो है राशियों पर पड़ेगा, हमारी मनोस्थिति पर पड़ेगा, तो संजय जी आपसे जानना चाहूंगी कि इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हमें किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए ताकि पॉजिटिविटी जो है वो बनी रहे? जी देखो, मंत्र क्या है कि सबसे बड़ा महामंत्र जो है वो ओम नमः शिवाय है। इस मंत्र का जाप करें, या फिर जो है आप घर के अंदर सबसे पहले कहते हैं ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान करें और ग्रहण के पश्चात भी स्नान करें। और घर में जो है शुद्धि के लिए जो आप यज्ञ भी कर सकते हैं और कपूर जो है वो जला सकते हैं, उससे फायदा रहेगा। और कहते हैं कि ग्रहण के बाद जो है दान का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि जब आप ग्रहण के बाद दान करते हैं किसी भी अन्न का, उस अन्न की जो प्राप्ति है आपको जीवन पर्यंत, जब तक आप जिएंगे तब तक आपको शुभ फल प्राप्त होगा। और दूसरी बात जो आपने बड़ी सुंदर पूछी है कि क्या क्या करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, तो ये चंद्रमा का मंत्र इसमें जरूर करें। ओम श्राम श्रीम श्रौम से चंद्रमसे नमः। और एक बृहस्पति का मंत्र भी करें क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम से गुरुवे नमः। और जो लगन चल रहा है वो कन्या लगन है, तो एक बुद्ध का मंत्र भी कर सकते हैं। और गणेश जी की उपासना कर सकते हैं, शिव जी की उपासना कर सकते हैं, शिव परिवार की उपासना कर सकते हैं। और अगर हो सके तो थोड़ा सा नमक जो है पानी के अंदर डाल के उससे भी स्नान कर सकते हैं, जिससे कि आपकी शारीरिक मानसिक जो स्थिति है वो मजबूत हो। और कहते हैं कि जो भी भोजन इत्यादि है उसको इसलिए ढक के रखा जाता है कि किसी प्रकार का बैक्टीरिया उसके अंदर ना आ जाए। तुलसी का पत्ता रखा जाता है और कुसा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सब जो चीजें होती हैं हमें नेगेटिविटी से बचाती है, नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। तो सकारात्मक ऊर्जा की तरफ आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मन की स्थिति को जो है जब स्नान कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, स्नान करते हैं तो आपके शरीर की शुद्धि होती है, ध्यान करते हैं तो आपकी आत्मा की शुद्धि होती है। आपने अभी बड़ी सुंदर बात कही कि सूर्य को जो है आत्मा का कारक ही माना गया है, क्योंकि हमारा शरीर जो है उसमें जो आत्मा प्रवेश करती है नाभि के द्वार से, वो जो है सूर्य की रोशनी से ही करती है, क्योंकि आत्मा का प्रवेश जो है नाभि से ही होता है हमारा। और चंद्रमा जो है मन की स्थिति को उथल पुथल करता है। जब आपका मन विचलित होगा तो सोच लें कि आपका चंद्रमा काफी खराब है। जब चौथा, आठवां, 12वां चंद्रमा आता है तो उसका बड़ा काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। और मैं कुछ और भी चीजें ऐड कर देता हूँ। तो इस जो ग्रहण का जो सबसे ज्यादा प्रभाव रहने वाला है वो मेष राशि, मीन राशि, सिंह राशि, धनु राशि और तुला राशि, इनके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो इन लोगों को जो है दान की आवश्यकता है, स्नान की आवश्यकता है, सभी राशियों को तो है, पर इन राशि वालों के लिए भगवान शिव की उपासना करें। अगर हो सके तो जितना ज्यादा, जब ग्रहण का टाइम है, कम से कम जो है आधा घंटा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें, जिससे कि आपके मन की स्थिति मजबूत हो। और चंद्रमा का मंत्र भी करें। और मैं कहूंगा कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, किसी भी प्रकार का दैहिक है, दैविक है, भौतिक है, कोई भी ताप है वो आपके जीवन से हट जाए। उसको हटाने के लिए भगवान की पूजा पाठ, जप, तप, व्रत, दान, ये सब करने से हमारा जीवन जो है उत्तम श्रेणी का होता है। और हमारी आत्मा की शुद्धि हो जाती है, मन की शुद्धि हो जाती है। और तन मन की शुद्धि होगी तो आपके आचार विचार संस्कार सब बदल जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रयोग से आपका जीवन काफी अच्छा हो सकता है। और ग्रहण आपको एक ही चीज सिखाता है कि ग्रहण के अंदर कभी भी आप जो है भोजन ना करें, भजन करें, भगवान का ध्यान करते जाएं, उससे सारे के सारे काम आपके सदा बनते जाएंगे। और ग्रहण दूसरों के लिए भी अच्छा रहे, उसके लिए दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। बिल्कुल संजय जी। आचार्य जी, अब आपके पास आना चाहूंगी और थोड़ा सा समझेंगे। आपने बताया कि 3 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। ग्रहण की जो अवधि होती है जिसका असर दिखने लग जाता है वो 15 दिन के लगभग ही होता है। अभी उपछाया चंद्र ग्रहण और उसके बाद सूर्य ग्रहण, तो क्या अभी से कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है? क्या पूरे इस 1 महीने के अंदर 2 ग्रहण के पड़ने का देश दुनिया पर कोई अलग या दूसरा तरीके से प्रभाव पड़ सकता है? इसके बारे में बताएं। विश्व के अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 18 वर्ष और 18 दिन के अंदर, ध्यान रखिएगा, 18 वर्ष और 18 दिन के अंतर्गत अगर टोटल ग्रहण की बात की जाए तो 41 सूर्य ग्रहण पड़ते हैं और 29 चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। 18 वर्ष 18 दिन में 41 सूर्य ग्रहण और 29 चंद्र ग्रहण का वर्णन वेद के अंतर्गत निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं, जिसमें अगर 2 ग्रहण वर्ष में पड़ रहा है
तो वो दो सिर्फ जनरली 4-7 ग्रहण का वर्णन है कि वर्ष में 7 ग्रहण पड़ सकता है, बट जनरल देखा जाए तो 4 ग्रहण ही वर्ष के अंदर पड़ता है। अगर कभी 2 ही ग्रहण पड़ेगा तो ग्रहण सिर्फ 2 सूर्य ग्रहण होगा, वो चंद्र ग्रहण नहीं होगा। सो जब भी कोई ग्रहण पड़ता है, क्योंकि ग्रहण के बीच में ये देखा गया है भूकंप इत्यादि की जो परिस्थिति है वो देखी गई है। जब जब ग्रहण पड़ा है, हम महाभारत काल से उठा करके देखें या पिछले जो ग्रहण हुए हैं उनके अंतर्गत उठा करके देखें, तो पूरे ग्रंथों में ये दिखता है कि ग्रहण के समय पर भूकंप इत्यादि की परिस्थिति, क्रोध इत्यादि की परिस्थिति, वो सारी चीजें हमारे अंदर होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? होता इसलिए है कि जो हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है, सूर्य से प्राप्त हो रही है, चंद्रमा से प्राप्त हो रही है, वो मेरे पूरे बॉडी को या प्रकृति को पूरी तरह से बैलेंस कर रही है। जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी कि उसकी एनर्जी नहीं प्राप्त होगी, तो फिर प्रकृति के भी डिसबैलेंस होने का योग होता है और व्यक्ति के खुद के अंदर भी डिसबैलेंस होने का योग होता है। तो जो 2 ग्रहण एक साथ घटित होने जा रहे हैं, आप उसमें क्या कर सकते हैं? आप अपने आप को कंट्रोल करें। दूसरे को कंट्रोल करने से पहले हमें स्वयं को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए।